हालांकि ये नॉर्मल रूटीन से हटके था और इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई गेस वी शुड स्टार्ट राइट नाउ। जी। थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग फ्रॉम माई इंट्रोडक्शन, अख्तर मलिक नाम है मेरा। बेसिकली रिंग में खान से हूँ और आजकल बहालपुर पोस्टेड हुआ है एसी। और पीएमएस एलोकेशन हुई थी पीएमएस 11 के अंदर 2022 में फॉर्मली अप्रैल में आगाज हुआ था हमारी सर्विस का। उससे पहले ट्रेनिंग वगैरह चलती रही और रिजल्ट्स वगैरह आते हुए लगभग 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है सक्सेस स्टोरीज हाईएस्ट इन पाकिस्तान। अल्लाह का बड़ा करम है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब आते हैं तो बिल्कुल जीरो पे होते हैं और जब जाते हैं तो वो उनका लेवल जो होता है वो तकरीबन 85-90% होता है। उनको थोड़ी सी मेहनत के साथ वो आराम से कुछ 17वीं की 16वीं स्केल की सीट ले जाते हैं। तो एक बात तो मैंने आपसे ये करनी थी। दूसरे दूसरे नंबर पे क्योंकि मैं ना ज्यादा बताता नहीं हूँ ना ज्यादा बोलता हूँ। बात वही होती है जो सक्सेस स्टोरीज आपका रिजल्ट्स बोले ना मतलब वो वो जो चीज है ना रिजल्ट बोलने वाली वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह इज वेरी काइंड। और अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। ठीक हो गया। सलामकुम सर। सर मैं ना अभी क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपसे तकरीबन 8:30 बजे से बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा। सक्सेसफुली जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है तो फिर इंसान को पता चल जाता है। आज की लाइव क्लास का मकसद ये है वो डेली हमारी लाइव हुआ करेगी अब और मेरी कोशिश थी कि टैब पे शिफ्ट होके वाइट बोर्ड के ऊपर आ जाए। और इससे मैं अपनी एफर्ट्स कर भी रहा हूँ सिस्टम को बेहतर करने के लिए। अ, हमारा जो फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। बाकी मुझे कुछ नहीं बताना आप लोगों को सब कुछ पता है नाम सुन के ही आए हुए हैं। कुछ डेफिनेटली इस तरह तो कोई भी नहीं आता। तो ये अल्लाह पाक का करम है मेरे ऊपर खास तौर पे और मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर भी। ये अल्लाह पाक इज वेरी काइंड। खैर हमारा ये जो सेशन है इसमें टोटल जो सब्जेक्ट्स डिस्कस होंगे जिनको मैं पढ़ाऊंगा वो टोटल उनकी तादाद 10 होगी। उन 10 सब्जेक्ट्स के अलावा आपको डेली जीके की डोज भी मिला करेगी और इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स का जो कि सबसे वीक पोर्शन होता है स्टूडेंट्स का वो मैंने एक हायर कर लिया। आई हैव हायर्ड अ पर्सन डेली की बेसिस पे विल प्रोवाइड डेटा लेटेस्ट डेटा तमाम न्यूज़पेपर पढ़ के वहां से निकाल के इंटरनेशनल नेशनल लोकल न्यूज़ इसकी फॉर्म के अंदर हमसे शेयर करेंगे और हम आपसे शेयर करेंगे डेली की बेसिस पे। ये इस दफा होने जा रहा है पहले ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे नंबर पे वीकली टेस्ट का भी आगाज कर दिया मंथली टेस्ट का भी आगाज कर दिया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आप लोगों के। 10 के करीब टेस्ट दूंगा मैं सारे के सारे फ्री होंगे। और आपको आपको फौरन फौरन से रिजल्ट भी इसका मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने रेगुलर रहना है क्लास के अंदर क्योंकि मैं नोट्स मेरी आदत है कि मेरे ना नोट्स हैं ना मैं नोट्स बनाता हूँ ना मैं स्टूडेंट्स को नोट्स देता हूँ बाकी अकेडमीज की तरह। बाकी अकेडमीज क्या करती हैं मोस्टली वो पहले 5 8 10 लेक्चर खुद देंगे 12 14 लेक्चर दे के एंड पे आपको इतने सारे नोट्स पकड़ा देंगे इतने सारे नोट्स के लिए ये लें और आप जाएं और पढ़ें। ये खुद से ही पढ़ें तो इंसान बंदा वो नोट्स पढ़ते पढ़ते वो तो फिर ना ना हुई पढ़ाई। बात तो वही है ना मेरे अब 120 लेक्चर्स होते हैं उससे शायद ज्यादा होते हैं। कौन माई का लाल जीके का टीचर 120 लेक्चर पढ़ाता है मुझे जरा बताएं आप लोग। कोई है मार्केट में? कोई एक बंदा। स्लाइडों वाले नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा टीचरों की। वो भी 120 नहीं पढ़ाते लेक्चर्स। वो स्लाइडों पे कंप्यूटर पे स्लाइडों में लिखी होती हैं वो जी फिलहाल की डेट ऑफ बर्थ ये फिलहाल ये। ये चीज नहीं होती। पढ़ाते हुए हैं जो आपको चीजें समझ आएंगी आप स्टूडेंट्स के जीरो लेवल के ऊपर जाके पढ़ाते हैं। मैं आज जस्ट आपको पढ़ाऊंगा मैं कुछ भी नहीं आज।
कल की क्लास हमारी कल की क्लास होगी फॉर्म ईयर ऑफिशियली। आज की क्लास सिर्फ डेमो क्लास होती है, और डेमो के अंदर मकसद ये होता है कि आप उनको ये बताया जाए कि यार हम फेल क्यों होते हैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या उनकी जो 80 100 दिन है उनके अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हम लोग फेल क्यों होते हैं। फेल इसलिए होते हैं भाई क्योंकि फिलहाल से हमने पूछ लिया, फिलहाल से पूछ लिया, फिलहाल से पूछ लिया, कोई दो लड़के पास हुए तो उनसे पूछ लिया, हाँ भाई सुना कहाँ से पढ़ा है। तो वो कहेंगे मैंने तो 3 4 महीने में तैयारी की थी और जनाब हो जाएगी। कम से कम जीके की तैयारी को, अगर आपने 16 17 ग्रेड का पेपर पास करना है और डेली की बेसिस पे अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो 6 महीने दरकार है। और अगर डेली की बेसिस पे आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपको तकरीबन 4 महीने लगते हैं फुल तैयारी करने में। उसके बाद आप प्रो बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। दूसरी बात फेल होने वाली है कि लेस फोकस्ड आप लोग होते हैं, हमारी अप्रोच ठीक नहीं होती। हम की रटी रटाई किताबों को वन लाइनर पढ़ लिया, सबसे गंदी चीज मुझे लगती है किताबें। एमसीक्यू कौन सी किताबें होती हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। चलो पास पेपर की तो मैं सजेस्ट खुद करता हूँ कि पास पेपर से ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बार बार वहां से कोई 10 15 रिपीट भी जाते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाता है। लेकिन यार मुझे खुद से समझाएं आप लोग, अगर आप लोगों ने किताबों से पढ़ना होता फिर स्टूडेंट्स मेरे पास क्यों आते हैं। तो किताबों वाले तो स्टूडेंट्स बहुत कम देखे हैं जो पास होते हुए। उनको साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल लग जाते हैं। कई पेपर देने के बाद, दर्जनों पेपर देने के बाद वो जाकर उनकी इलेक्शन होती है। आप उनको बताते नहीं हैं, वो कहते नहीं मेरा तो पहला अटेम्प्ट थी, मेरे तो पहली दफा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरी बात, ये गलत अप्रोच है। जब तक आप चीज़ों को डेप्थ में डिटेल में उसकी हिस्ट्री से लेकर उसकी तमाम चीज़ों को प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री के साथ, अपडेटेड नॉलेज के साथ आप नहीं पढ़ेंगे तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकेंगे। आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप पेपर के अंदर बैठे रहेंगे, कंफ्यूज बैठे रहेंगे। चौथी बात यह है कि सबसे जो हमारा वीक एरिया बनता है ना वो है मैथ्स का। क्योंकि नॉर्मली जो पीएमएस का ट्रेंड है या जो बाकी पोर्शंस होते हैं उनका जो ट्रेंड है, पीएमएस में तो थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है तहसीलदार पीएमएस के अंदर की 4 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जिनमें इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और एवरीडे साइंस। यहाँ से 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हर पोर्शन में से आते होते हैं। किसी के 15 क्वेश्चन, किसी के 14, किसी के 12, किसी के 17, किसी के 20, इस तरह क्वेश्चन आ जाते होते हैं। और उनका फिर ब्रेकअप मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनके अंदर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे पेपर बनता है। बाकी जो पीपीएससी के एफपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीके है या पुलिस है, वो आपको देते हैं। यार 10 नंबर का उर्दू है, 10 का कंप्यूटर है, 10 की मैथ्स है, 20 नंबर की एवरीडे साइंस है, 20 की जनाब करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स, और 5 नंबर की तो बात हिस्ट्री है। बाकी कंप्यूटर है इतना, इंग्लिश इतनी है। तो वो उनका सिलेबस कम से कम डिवाइडेड होता है तो आपको कंप्रीहेंड करने में आसानी होती है। तो ये दो चीजें। तीसरी चीज ये होगी कि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमने हमने सेशन को लेके किस तरह चलना है और मेरी अप्रोच क्या होती है टुवर्ड द सेशन। मैं एक सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, और एक सब्जेक्ट में मैं, मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट को मैं जब तक वो खत्म नहीं होता, चाहे उस पर मेरे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, मैं उसको, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं पकड़ता। यानी कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स या जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेट्स सपोज इसी तरह से इंडो पाक हिस्ट्री है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं इनको एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर में करता हूँ। इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स। उसके बाद एवरीडे साइंस, उसके बाद इस्लामियात, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, 10। ये 10 सब्जेक्ट आपके होते हैं जिनको मैंने पढ़ाना है। ये भी थोड़ी देर के तक बताता हूँ, सीधा और पीएमएस को ना एंड पे मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज। तो अच्छा यार, बात यह है कि ये जो हमने क्या कुछ पढ़ना है, ज्योग्राफी जो है ना आपकी,
वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैं पूरा आपको वर्ल्ड मैप खोलूंगा और उसके बाद वर्ल्ड मैप आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन उससे पहले ज्योग्राफी की कुछ बेसिक्स होती हैं। जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आती, आपको तब तक ज्योग्राफी समझ नहीं आ सकती। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर ये आइलैंड क्या होता है, बे क्या होती है, गल्फ क्या होती है, क्रीक क्या होती है, बाइट क्या होती है कि क्रीक, उसके अलावा रीफ्स क्या होती हैं, उसके अलावा डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, लेक्स। हम्म और फासेस हो गए आपके, रेनी, जहाँ पे रेन सबसे ज्यादा पड़ती है। उससे उसके अलावा अर्थ आपकी होगी, तो अर्थ में कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। उसके अलावा आपका जो हमारी अर्थ है, उसमें एक इक्वेटर होता है जिसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद एक ट्रायंगुलेटिंग लाइन होती है। ये दो बेसिकली मैप के बुनियादी चीजें हैं। आपको इक्वेटर पे फिर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, लैटिट्यूड क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, फिर दोनों मिलके क्या करते हैं। इसी तरह से अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पता हो तो आप उसकी लोकेशन किस तरह से निकालते हैं कंट्रीज की। तो ये तो बेसिक सी चीजें। प्राइम मेरिडियन पे कितने मुल्क बैठे हुए हैं, करंट अफेयर्स को कितने मुल्क, इक्वेटर को कितने मुल्क जो है वो पास कर रहे हैं। तो ये तो होगी कुछ बेसिक्स ज्योग्राफी की, जो मैं पढ़ाता हूँ। पूरी दुनिया के माउंटेन्स, पूरी दुनिया के डेजर्ट, रिवर्स, एवरीथिंग, मतलब जो भी है सारा इसमें कवर रहता है। अच्छा, उसके बाद यारो अब आते हैं हम उसकी तरफ, जो हमारा वर्ल्ड है। वर्ल्ड मैप के अंदर 193 कंट्रीज हैं जो कि रजिस्टर्ड कंट्रीज। 193 कंट्रीज, 193 कंट्रीज। अब मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले जो ब्रेकअप मेरा होता है वो इस तरह से होता है कि, एक सेकेंड, ब्रेकअप मेरा इस तरह से होता है कि जैसे मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये जो 193 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं, ये 193 कंट्रीज में से मैं आपको सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स पे लेके जाता हूँ। एक एक कॉन्टिनेंट्स को हमने पढ़ना है। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? हमारा वाला एशिया है, हम सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे। उसके बाद यूरोप से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, और फिर साउथ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। फिर हम अफ्रीका की तरफ जाएंगे, फिर हम जाएंगे यूरोशिया की तरफ, या ओशियाना की तरफ, ओशियाना की तरफ, ओशियाना की तरफ, और उसके बाद फिर हम जाएंगे अटलांटिक, अंटार्कटिक की तरफ, अंटार्कटिक। ये हमारा ब्रेकअप होगा एशिया के अंदर। एशिया के अंदर जो मैप है ना, एशिया को फिर हम डिवाइड कर लेंगे। लेट्स सपोज आपकी अर्थ है, तो इसमें कहीं एशिया जो है वो, लेट्स सपोज ये एशिया का मैप ही ये बता रहा हूँ आपको। सेंट्रल एशिया को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं, इनमें कौन से हैं, ये साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, इनमें से कौन से हैं, साउथ वेस्ट के कौन से वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट के कौन से वाले हैं। ठीक है जी। और ये वाला साउथ वाला एशिया, यहाँ पे जो साउथ एशिया है, इसमें कितने कंट्रीज हैं। ठीक है, ये अलग है। फिर सेंट्रल एशिया, ये क्योंकि सेंट्रल वाला पॉइंट है तो लिहाजा ये सेंट्रल एशिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं। इस तरह करके हमने ब्रेकअप करना है हर मुल्क का, कि सेंटर में कौन है, ईस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, फिर नॉर्थ ईस्ट में कौन है, साउथ ईस्ट में कौन है, ताकि आप लोगों को ना मैप के साथ समझ आ जाए। एशिया का मैं पूरा मैप बनाऊंगा, तमाम के तमाम ममालिक का। और उस मैप से हम जो एक एक कंट्री होगा ना, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी ज्योग्राफी क्या है। लेट्स सपोज मैं आपको चाइना पढ़ा रहा हूँ, या कोई और मुल्क पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगा कि उस मुल्क की, उसका बना था, फाउंडर कौन था, किस ईयर में बना था। उसके बाद जनाब वाला इसकी इसकी बुनियाद किस पॉलिटिकल सिस्टम पे रखी गई थी, वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम क्या है, वहाँ के करंट रिजीम का नाम क्या है जो वहाँ पे चल रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पे जो मेन फैक्टर्स या मेन रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा उसकी उसकी जो है वो सीक्रेट एजेंसी कौन सी है, उसके फेमस न्यूज़पेपर्स कौन से हैं, उसकी एयरलाइन, उसके बाद उसकी ड्राई पोर्ट्स, उसकी सी पोर्ट्स, फिर उसके बाद उसकी उसका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, उसका बड़ा मिलिट्री का अवार्ड कौन सा है। उसके बाद उस कंट्री की एयरलाइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये तो छोटी मोटी चीजें हैं ना, उसके इसी के साथ साथ उसके तमाम फेमस जो स्पॉट्स हैं, जैसे आपका फेमस स्ट्रीट्स हो गई, फेमस बिल्डिंग्स हो गई, फेमस रिनाउंड पर्सनालिटीज हो गई उस मुल्क की। उसके बाद फेमस कोई कोई इवेंट है, हिस्ट्री का कोई इवेंट है, कोई वॉर हुई है, उसमें उस मुल्क पे क्या चांस रहा है, वहां पे उस मुल्क में रेवोल्यूशन आई है तो क्या थी,
कौन सी थी, कौन लेकर आए, फैक्टर्स क्या थे, उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े वो कौन से वाले हैं, उसके डैम्स कौन से सबसे बड़े हैं, रिवर्स, लेक्स, ठीक है जी, वहाँ पे ओशियंस, रिवर्स, डेजर्ट्स, ठीक है जी, उसके बॉर्डर बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज उसके कौन कौन से हैं, और सबसे पहले उस मुल्क में क्या बनाया, और सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या चीज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी, उसके कैपिटल का नाम, उसकी करेंसी वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना जी, ये इसके अंदर आ जाएंगी हमारे, सिर्फ एक एक मुल्क की हिस्ट्री और एक एक मुल्क की ज्योग्राफी के ऊपर। तो ये इसी तरह करते करते मैं आपको 193 कंट्रीज पढ़ाऊंगा, यानी कि एक एक मुल्क की हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उसका मैप सामने रखेंगे और ये सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, तो आपकी उसके बॉर्डर, डिस्प्यूटेड कंट्रीज, सारा कुछ, तमाम मालूमात आपको कवर हो जाएगी। उस मुल्क में से जो कुछ पेपर के अंदर आता होता है, वो मैं आपको साथ साथ लिखवाता जाता हूँ, उसको डबल दो तीन दफा बताता जाता हूँ, ताकि आपको एक माइंड के अंदर बैठ जाए कि यार ये वाला कंट्री है, इसमें से ये क्वेश्चन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसी तरह से हमने जाना है बाकी एशिया के सारे मुल्कों के पास उसकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, वहाँ पे इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम। और इसी तरह से फिर हम जाएंगे यूरोप के ऊपर, तो यूरोप में उसकी हिस्ट्री को मैं बताऊंगा। मैग्ना कार्टा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूरोप के अंदर रेनेसांस, फिर इनलाइटनमेंट का पहला है एरा है, वो पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे आई है, फिर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, फिर रशियन रेवोल्यूशन आई, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपकी यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद लीग, उसके बाद ये जो है वर्ल्ड वॉर 2, और ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में। यूरोपियन कोलोनियलिज्म किस तरह एक्सपैंड होना शुरू हुआ, उसके पीछे क्या वजह थी। फिर हम आएंगे यूरोप की ज्योग्राफी के ऊपर, यूरोप का मैप बनाऊंगे, ऊपर नॉर्थ पे लेके जाऊंगा आपको, नॉर्वेन स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड से शुरू करवा के, डेनमार्क से शुरू करवा के, तो जो है ना, फिर उसके बाद हम सेंट्रल यूरोप की तरफ आ जाएंगे, फिर ईस्टर्न यूरोप की तरफ आएंगे। उसके बाद ईस्टर्न के बाद ये लटके लिथुआनिया है, सारे के सारे कंट्रीज, ये सारे पढ़ के उसके बाद फिर साउथ की तरफ आएंगे, फिर सेंट्रल, और फिर उसके बाद वेस्ट। वेस्ट वेस्ट यूरोप कंपैरेटिवली इज मोर डेवलप, उसको हम ज्यादा पढ़ेंगे। और उनके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, उनकी बॉर्डर से लेकर हर चीज, यही जो मैंने चाइना के हवाले से आपको बात की, यही चीज हम उधर भी पढ़ेंगे। हर मुल्क के अंदर, हर मुल्क की हिस्ट्री, हर मुल्क की ज्योग्राफी, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने भी थोड़ी देर पहले चाइना से रिलेटेड है। इस तरीके से यूरोप का मैप, अमेरिका की हिस्ट्री है पूरा, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, कब से इनको आज़ादी कैसे ली उन्होंने, और 4 जुलाई 1776 को आज़ाद होकर उसके बाद उसके जो, जब से इनका कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में, जब पहला इनका ऑफिशियली प्रेसिडेंटशिप चली थी जॉर्ज वाशिंगटन में, उसके बाद इनके आपस में डिस्प्यूट्स क्या थे, उसके बाद ये आस्ता आस्ता एवोल्यूशन किस तरीके से होती हुई, इनके प्रेसिडेंट्स के नाम, ठीक है जी, अमेरिका की हिस्ट्री के, यानी कि जो जो कुछ भी है ना अमेरिका की हिस्ट्री का, करंट पॉलिटिकल रिजीम, वहाँ के इलेक्शन का सिस्टम, वहाँ पार्लियामेंट का सिस्टम, वहाँ पे जो फेमस टर्मिनोलॉजी है वो, जो अमेरिका वॉज लड़ा है वो, उसके बाद अमेरिका कैपिटल करेंसी हो गया, आपके ब्रैडफोर्ड सीफोर्ड लेक्स हो गए फेमस, फेमस वहाँ पे वाटरफॉल्स हो गए फेमस, मतलब जो कुछ भी है ना वहाँ पे, फेमस सैनिटीज, लेक्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, ओशंस, सीज, उसकी कनेक्टिविटी, उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग वॉर्स, वhatever, वो सारे के सारे हम पढ़ लेंगे। इस तरह अफ्रीका को भी, इस तरह बाकी शैना को पढ़ लेंगे, शैना का मुल्क है तो शैना को भी पढ़ेंगे, और अंटार्कटिका के अंदर कोई जो मुल्क नहीं है उसको भी पढ़ेंगे। इस तरीके से 193 कंट्रीज एंड विल टेक अराउंड 17-18 लेक्चर्स सिर्फ ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर। पाकिस्तान अफेयर्स के ना, मैं बड़ा, ये मैं आपको सिर्फ आज वैसे बता रहा हूँ कि पढ़ाना क्या क्या है, जो पढ़ाना है वो मैं बाद में कल पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। पाकिस्तान अफेयर्स है, तो उसके अंदर यार, वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हमने बाकी इंडो पाक हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं, सुमेरियंस क्या करते थे, किस तरीके से थे, और उनकी रिटर्न हिस्ट्री जब से आई है हम तब से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ग्रीक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। इसी तरह से हम उसको पढ़ के फिर इस तरह से आपकी जो ये एम्पायर थी, रोमन एम्पायर, हम उसको पढ़ेंगे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, चाइनीज को पढ़ेंगे, पर्शियंस को पढ़ेंगे, ठीक है जी, इन्होंने क्या बेबीलोनिया वगैरह ये वो सारा, फिर ईस्टर्न वेस्टर्न रोमन एम्पायर हम इसको देखेंगे। और इसको पढ़ते पढ़ते फिर हिंदुओं की जो मौर्यन एम्पायर, चाणक्य एम्पायर थी, इन सबको पुरानी एम्पायर थी। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी चीजें समझ आ जाए।
हिस्ट्री किस तरह से चली है, उसका कहाँ कहाँ से उठ के आए। तो उसके बाद हम आएंगे इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ, जिसमें मोहम्मद कासिम से शुरू होता है सिलसिला। उबैदुल्ला बदील और मोहम्मद कासिम, इनका जो अटैक्स था, उसके बाद ये अटैक्स किस तरह से हुए यहाँ पे, उन्होंने रूलरशिप किस तरह से कायम की। उसके बाद गजनवी, गजनवी किस तरह से आई 977 to 1186। महमूद गजनवी को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके 17 अटैक्स बड़े मशहूर हैं सुल्तान महमूद गजनवी के। उससे पहले बेसिकली टर्क्स थे। टर्क्स उस वक्त अरब के अंदर, चूंकि 661 AD से लेकर 750 तक उमैया का दौर चला, 750 से लेकर ऑनवर्ड्स 1258 तक जो है वो अब्बासियों का दौर चला। तो अब्बासियों के लिए बेसिकली टर्किश जो मिलिट्री के, तो इन लोगों के हैंड ओवर ने सारी चीजें की हुई थी, और ये फिर इधर आके इन्वेजन वगैरह की उन्होंने, तरीन सुल्तान महमूद गजनवी, सारी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको ना बाद में। अच्छा, उसके बाद आपका बाद हम गौरियों को पढ़ेंगे। गौरियों ने यहाँ पे आके क्या क्या किया, शहाबुद्दीन गौरियों ने आके किस तरीके से गजनियों को आके टफ टाइम दिया, उनकी लड़ाइयाँ 1153 से स्टार्ट हो गई थी, वो सारी सारी हिस्ट्री है। और ऑफिशियली 1186 में जो गौरी शहाबुद्दीन था, उसने आके टेक ओवर किया, 1206 को उसको कुफर ने कत्ल करके खत्म किया उसको, जो तो भारी शरीर थे। तो 1206 के बाद जो हिस्ट्री है बेसिकली वो, उसमें दिल्ली सल्तनत के 5 रूलर्स आ जाते हैं, 5 डायनेस्टीज आ जाती हैं। स्लेव डायनेस्टी है, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है, और शम्स बिन अल तमाशुर सुल्ताना, और ये सारी लाहौर चलती रहती है। उसके बाद खिलजी आते हैं, फिर तगलक आते हैं, ठीक है जी। बल्कि तगलक आते हैं, फिर खिलजी आते हैं, और फिर उसके बाद सैयद आते हैं, सैयदों के बाद आते हैं लोधी। सैयदों के टाइम पे ये मुगलों ने अटैक किया था, और मुल्तान तक इनके इनके हवाले करके सैयदों के, सैयद खान के हवाले। तो ये जो ये हिस्ट्री है ना, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, एक एक साल की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इनके 1206 से लेकर 1526 तक की हिस्ट्री जो है, ये इंडो पाक हिस्ट्री की है। और इसमें 5 दिल्ली सल्तनतें हैं, और पांचों की पांचों जो तीन, वो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, कि ये आए कैसे, रूल किस तरह से किया। ये तो भी खाली आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने पढ़ाना है। लाइक वाइज मुगल्स, मुगल्स का जो सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल्स के बगैर इंडिया की हिस्ट्री अधूरी है, क्योंकि वो लोग थे जीरुद्दीन बाबर, अपनी सल्तनत को वहां बचाने के लिए फरगाना में लड़ते लड़ते यहाँ पे, चूंकि एक इनविटेशन दिया गया लोगों की तरफ से, गया और हमें इनवाइट करो उनको, इब्राहिम खान लोधी को और दौला खान लोधी इनवाइट इनवाइट किया इसको। तो ये वहां पे ये इस तरह से आए, और इस तरीके से इन्होंने फाइट की। पानीपत की पहली जंग थी 1526 में, वो खुद जैनुद्दीन बाबर लड़ी, फिर उसके 4 बेटे थे फर्दर। तो हुमायूं, अस्करी, हुंदल, कमरान, और ये अस्करी मिर्जा, हुंदल मिर्जा, हुमायूं मिर्जा, और तो ये फिर हम इसकी जो कि डेथ हो गई क्लास 30 में, उसके बाद हम उसको हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं आया 1540 तक, उसकी हिस्ट्री, हुमायूं ने क्या क्या किया, किस तरह का बंदा था। उसके बाद हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी का टेन्योर आया। शेर शाह सूरी के टेन्योर का हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है, क्योंकि उसका टेन्योर सिर्फ 5 साल का था। उसके बाद फिर उसके बेटे आते हैं, और वो रहते हैं 1555 तक, और फिर उसके बेटों को फिर शेर शाह हुमायूं जो था, चूंकि हुमायूं को भी सूर्य ने मार के भगाया था यहाँ से ना। पहले सिंध रहा था 2 साल, फिर वहां से भागा, ईरान गया था हुमायूं, ईरान से मदद की, फिर काबुल पर अटैक किया, काबुल पर रूलर बना, फिर काबुल से फिर इधर आके अटैक किया 1555 में। 1556 में पानीपत की दूसरी वाली वॉर, क्योंकि उस हुमायूं की डेथ हो गई, अकबर मेड ही वाज इयर्स ओल्ड। बैरम खान सारे मामला देख रहा था, और महामांगा और सारी। अब आपको इस चीज की पढ़ाऊंगा अकबर की, और 1556 से 1605 तक जब अकबर का टेन्योर आ जाता है, तो अकबर को भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसकी नौरतन, उसकी गवर्नेंस का मॉडल क्या था, उसने किस किस तरह इन्वेजन की, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आया वो। क्योंकि अकबर ने बहुत गलत भी काम किए थे, कुछ बेहतर भी काम किए थे। उसने दीन पूरी अपना दीन करवा दिया, तो वो गलत था, बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन कम अज कम उसका टेन्योर काफी इंपॉर्टेंस रखता है मुगल हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद फिर उसका बेटा जहांगीर आता है 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद आता है 1627 से 1658 तक, जो है ना वो शहनशाह शाहजहां। फिर उसके बाद उसके दौर में पढ़ेंगे ग्रेट बिल्डर, किसके तरीके से उसने इमारतें बनाई, कौन कौन सी बनाई, क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उन इमारतों। उसके साथ साथ हमने देखना है अ, औरंगजेब आलमगीर भाई को।
वो कट्टर किस्म का ऑर्थोडॉक्स मुसलमान था। तो उसकी हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, और 1756 में किस तरीके से उसने अपने बाप को, भाई को मार दिया, बाप को कत्ल किया, नजरबंद किया एक तरह से बेसिकली। और करके 8 साल बाद उसको मार दिया, या वो खुद मर गया। तो किस तरीके से उसने टेक ओवर किया, तो इनकी हिस्ट्री बड़ी पेनफुल है मुगलों की वजह से। उससे पहले भी मुसलमान मुसलमान की हिस्ट्री भरी बड़ी दिक्कत वगैरह से। अनफॉर्चुनेटली आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ की हमने मुसलमानों ने। तो एक तो ये हो गई। उसके बाद हम मुगलों की ना आप पढ़ेंगे कि उन्होंने गवर्नेंस मॉडल किस तरह का दिया इनको, एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या थे, इंटरनल रिवॉल्ट इन्होंने किया, मुगलों के दौर में इन्वेजन कौन कौन सी हुई, मुगलों के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से यहाँ पे अपना फुट स्टेप जो है वो मजबूत करती गई, और किस तरीके से लोकल्स के ऊपर इन्होंने आस्ता आस्ता, और बाकी जो स्टेट थे उनके ऊपर बढ़ाया। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, स्पेनिश थे, और स्पेनिश थे, पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, वही 3 4 कौमें थी। तो इन्होंने आके फिर यहाँ पे इनको बुलाया बरतानियों ने, और फिर एक पूरा अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम चला, और वो लड़ाइयाँ की उसमें बहुत ज्यादा। इसमें बैटल ऑफ प्लासी सरे सरे सबसे बड़ी वॉर थी सामने वाली, बिफोर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉर वेजिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आस्ता आस्ता इनकी रूट्स मजबूत होती गई, इन्होंने बहुत सारे एरिया जो थे मुगलों से छीन लिए थे। और इनकी इनकी गवर्नेंस को पूरा पढ़ाऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी बड़ी थोड़ी तादाद इस तरीके से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट पे वो राज करते हैं। तो ये इनके बाद हिस्ट्री बड़ी 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 है इस तरह से। उनके रिफॉर्मर्स जो हैं, अम, शेख अहमद सरिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, शाह वलीउल्लाह हैं। उसके बाद आपके अहमद इकबाल हो गए, इनको पढ़ाऊंगा। सैयद अहमद शहीद बरेली हो गए, और इन लोगों को पढ़ाऊंगा। जना साहब हो गए, इनकी लाइफ। कुछ लोगों ने ना 15 15 दिन का सेशन, 10 10 दिन का सेशन चलाया हुआ है पैसे बटोरने के लिए। नहीं, ये यूपी में सा है। ओ यार, खुदा का खौफ करो यार, आवाम को कम लूटो। 15 दिन में कौन सा जीके पढ़ाया जाता है यार, हद है। हद है। वो यार मेरा स्टूडेंट नहीं होता फेल पीएमएस में, मैं लिख लिख के देता हूँ, आपको छोड़ दो। सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के चलेंगे बस, दैट्स इट। ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं अख्तर मलिक आपको गारंटी देता है। क्या जरूरत है आपको टेंशन लेने की। खैर आगे चले। वो क्वेश्चंस को पूछ रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से हम इंडो पाक हिस्ट्री को ये पढ़ लेंगे 1857 तक डिटेल में। और बाहर के टैक्स भी। फिर जाएंगे पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर। यार पाकिस्तान अफेयर्स बेसिकली ना, वैसे तो हम बाद में शुरू करते हैं, लेकिन मैं 1857 से शुरू करता हूँ ताकि उसके बाद आपको बेस नजर आए। लॉर्ड कैनिंग जो था ना, कनिंग था। लॉर्ड कैनिंग से हम शुरू करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन तक आएंगे। एक एक साल की इनकी हिस्ट्री जो है ना, इन्होंने आगे क्या क्या काम किया ब्रिटिशर्स ने, क्या क्या रिफॉर्म्स दी हुई हैं, और इनकी बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी। बड़ी लेजिस्लेटिव और बड़ी जुडिशियल टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बड़े स्ट्रांग होते थे। और उनकी मजे की बात है कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग थी उनकी। तो मैं सारे की सारी पढ़ाऊंगा आपको किस तरीके से इन्होंने रूल किया यहाँ पे ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो ये सारा पढ़ पढ़ा के उसके बाद फिर कांग्रेस जो बनी है 1885 में वो। फिर उसके बाद जो इस दौरान जो है वो हिंदू नेशनलिज्म इरप्ट होता है, वो सारे का सारा काम बाल गंगाधर तिलक 1893 वाला। फिर उसके बाद उन्होंने 1901 में सूबे बना दिए। ठीक है, ये NWFP उसमें बन गया था, और सूबा एक बन गया था। इसी तरह से फिर 1905 के अंदर बंगाल की पार्टीशन किया उन्होंने, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर ब्रिटिश ने की, जिसका उनको गले पड़ गए हिंदुओं की मुखालफत, और हिंदुओं ने फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन की। वो बड़ा बताऊंगा आपको किस किस तरह की थी। Muslims felt insecure and politically, you know, politically जो थे ना, वो डिप्राइव्ड थे। वो उसके बाद उन्होंने शिमला डेपुटेशन किया, और आप बैठे, और फिर शिमला डेपुटेशन किया। उसके बाद जाकर डिसाइड हुआ कि लीग बनाई जाए, पार्टी शार्टी होकर उसमें लीग बनाई गई ढाका के अंदर। वो बताऊंगा कि कैसे बनेंगे इसमें, उसकी तमाम हिस्ट्री। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी, 30 दिसंबर को बन गई। ऐसे नहीं होता। ढाका में ये नहीं होता। मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा उसके फैक्टर्स क्या थे, कॉजेस क्या थे, क्यों बनानी पड़ी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे।
मुसलमान क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स हमसे क्या डिमांड कर रहे थे, उस वक्त के क्या हालात थे। उसके बाद इसकी इसका हेड कौन बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे खोली गई, फिर कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसका वो लिखा, वतन लिखा, इसका कंटेंट जिन्होंने लिखा, स्पीच किसने पहली की, एंड किसने की, सारा कुछ यानी A to Z। उसमें क्या कैसे डिस्कस हुई, तो मैं इस तरह से आपको पढ़ाता होता हूँ। बेसिकली मेरा वो मकसद नहीं होता कि मैं 6 महीने नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद 1909 के अंदर मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आई। वो क्या थी, आप लोग पढ़ते हैं ना कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म 1906 में आई। यार अंदर की बात नहीं पता होती, किताबों में कहाँ लिखा होता है कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म, राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट लग किया गया, सीट्स की तादाद बढ़ाई गई, हिंदुओं ने फिर से एजुकेट करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। वहाँ पे कितनी तरह की काउंसिल्स होती थी, और मुसलमान कितने हैप्पी थे इस राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट के एक्सेप्ट होने से। और उसके बाद फिर क्या रिजेंटमेंट क्या है हिंदुओं की तरफ से, और फिर फर्दर उस पर क्या क्या एक्शन हुए, ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या क्या एक्शन हुए, क्योंकि उसको फिर नल भी कर दिया गया था 1911 के अंदर। ये बातें हैं ना, मतलब आपको जब तक ये अंदर की बात नहीं पता होती तो आप तब तक जीके को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यही मैंने पढ़ाना है, यही गेम है असल, डेप्थ और डिटेल। इसी तरह से आपका वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होगी, उसमें क्या स्टेट्स का मुसलमान हो गया, ब्रिटिशर्स के क्या हमसे चाहते थे, रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उनकी डिमांड्स क्या थी। फिर 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट होता है, तो लखनऊ पैक्ट किस तरह से हुआ, किसने किया, किसने करवाया, उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, पहली दफा मुस्लिम लीग और आखिरी दफा जो है वो कांग्रेस एक दूसरे के साथ कैसे आमने सामने आकर सुलह करके हाथ बनाया, और कॉमन डिमांड्स रखी, उसके अंदर क्या सेल्फ रूल मांगा, तो सेल्फ रूल क्या था, मतलब उसकी तमाम डिटेल, उसमें जिनाला बोफोर्स ने एम्बेसडर का टाइटल दिया, और मुस्लिम मुस्लिम यूनिटी, ये सारी चीजें। उसके बाद आ गई आपकी बेलफोर डिक्लेरेशन, वर्ल्ड वॉर 1 बंद हो गई। उसके बाद 1919 आ जाता है, जिसमें इवेंट्स में बहुत सारे विक्ट्री ऑफ वर्सलीज हुआ। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपका सिखों वाले अटैक हुए थे, रोवर अटैक आया, उसके बाद ये मैसेकेर नहीं हुई थी यार इधर, बहुत बड़ी, तो जलियांवाला बाग के अंदर वो हो गई। उसके बाद जिनाह साहब ने रिजाइन कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल से। फिर मॉन्टीगो चेंज फॉर रिफॉर्म्स आई, यानी कि बहुत सारे इवेंट्स हुए ना 1919 में, वो सारे सारे मैं पढ़ाऊंगा। इसी तरह से 1920 में क्या क्या हुआ, ये सारे के सारे हिस्ट्री, 20 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, तो पढ़ते 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 जिनाह साहब के दिल्ली प्रपोजल्स हो गए। उसके बाद मिंटो की जो रिपोर्ट है, और उसकी नेहरू की रिपोर्ट है, नेहरू की रिपोर्ट, नेहरू का ये बाप था जिसने रिपोर्ट दी थी ना, मोतीलाल नेहरू था उसका नाम, जवाहरलाल का बाप था। और किस में दी गई, क्यों दी गई, क्या मतलब था, अंग्रेजों ने क्या चैलेंज किया, तो ये रिपोर्ट उन्होंने सामने बना के दी। और मुसलमानों की क्या डिमांड्स थी, मुसलमानों ने सबको रिजेक्ट किया, फिर 14 मुकात के अंग्रेज जनाब सामने 14 पॉइंट्स। इस तरह से फिर खुतबालाबाद कैसे हुआ, फिर फर्स्ट राउंड टेबल का कैसे हुई, सेकेंड थर्ड राउंड टेबल कब कब हुई, गांधी रिवर कब हुआ, उन्होंने जो है वो इंडियंस ने आजादी का ऐलान किस तरह से किया, ये सारा कुछ हिस्ट्री है। ठीक है। कर्नल अवार्ड्स जो है पूना पैक्ट हुआ, फिर 33 में चौधरी अहमद अली वाली एपिसोड हो जाती है, 34 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बन जाता है जिनाह साहब परमानेंट, 35 के फिर वो ईस्ट इंडिया एक्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज द बैकबोन। उसके अंदर क्या क्या हुआ, हम लोग ने शुरू से यही पढ़ा यार, 1935 का इंडिया एक्ट आया, वो भाई एक्ट के अंदर क्या था, असल चीज तो तब है जब आप उसको खोल के पढ़ते हैं। अच्छा, उस एक्ट में ये भी था कि बर्मा को उससे अलग कर दो इंडिया से। उस एक्ट में ये भी था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे जैसे बना दो, उसमें जुडिशरी भी, फेडरल जुडिशरी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई तो प्रीवी काउंसिल से हट के। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो गवर्नर जनरल की सीट को इम्पावर इतना ज्यादा किया गया, हजार से ज्यादा क्या, वो क्या क्या चीजें थी, मतलब बहुत कुछ हुआ इंडियन एक्ट के अंदर। अगर आप उसको खोल के पढ़े ना, आप पछताएंगे कि यार ये इतनी बड़ी दिली उन्होंने आके हमारे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की। कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां भी थी उसमें, बहुत बहुत कुछ अच्छा भी हुआ उस एक्ट के अंदर। फिर उसके तहत इलेक्शंस हुए थे 67 वाले। उन इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स की तरफ से ना मुस्लिम लीग couldn't secure, Muslim League was failed to establish its government in almost 11 provinces, all the provinces. कहीं पे भी उसकी गवर्नमेंट ना बन सकी। कांग्रेस की बनी थी आठ आठ प्रोविंसेस में, यूपी सीपी बिहार मद्रास उड़ीसा,
वहाँ सिंध हो गया, केपीके हो गया, सिंध हो गया, एनडीपी हो गया, और पंजाब आपका हो गया, बंगाल हो गया, यूपी की मिसाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार। ठीक है जी, बॉम्बे। तो इनके अंदर, ठीक है जी, तो टीम के अंदर उन्होंने कलेक्टिव गवर्नमेंट बनाई, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस ने। और सुंडी के हारने की क्या वजूहत थी। फिर फिर अ, जो रिपोर्ट्स थी, शरीफ रिपोर्ट, पीलपुर रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स लाऊंगा इस तरह से ना। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है, और फिर मुसलमानों, कांग्रेस पे गोली की जाती है, फिर डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है, फिर तरीके, लाहौर वाली जो रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन किसने पेश की, कब पेश की, कितने वर्ड्स में उसमें थी, क्या क्या उसका मतलब था, स्पीच किसने लिखी और खुद किसने लिखी थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट की, कहाँ पे हुई, और हिंदुओं ने उसको क्या नाम देना शुरू करा, यानी कि वो चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, उसके बाद आपकी जो है ना वो, क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्रिप्स मिशन, और फिर कैबिनेट मिशन प्लान, और फिर आपका गांधी जी टॉक्स, किसी का फॉर्मूला दिया गया, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, यानी कि ये वो, हाँ, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, वो सारे सारे बनाऊंगा। फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, फिर इलेक्शन हुए, बड़े बड़े सब हुए, फिर इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग में क्लियर मेजोरिटी के साथ जीती। फेडरल में 30 सीटें ले हुई थी, पाक के अंदर सीटें, प्रोविंसेस के अंदर भी उसकी गवर्नमेंट जो चार मेजर प्रोविंसेस है, मेजोरिटी वाला उनमें क्लियर मेजोरिटी थी। तो ये वो चेंज था जो कि 37 के इलेक्शन में हमें नहीं नजर आया था, और 46 इलेक्शन में हमें नजर आ गया। और उसके बाद डिसाइड हो गया कि मुख्य मेजोरिटी वाले रियाज में ध्यान देना पड़ता होगा। जी। अच्छा, उसके बाद देखिए, रिकॉर्डिंग्स का हम लोग, आई डोंट नॉट प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स। कभी कभार होता है जब मैं एबसेंट हूँ, जब मुझको जरूरी काम पड़ गया हो, क्लास नहीं होती, तो उसमें रिकॉर्डिंग दे दी। डेली की बेसिस में हम हर एक को रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग बेचना शुरू कर देते हैं, मीन हरकतों पे आ जाते हैं। मेरी मेरी नोट्सों से लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर, किताबें लिख चुके हैं नोट्स की। और क्या क्या स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए, वो मैंने कहता है रियली अप्रिशिएट किया, अगर डिलीवर हो गए। लेकिन ये चोरी बेचना, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके ये सब आना, ठीक है, ये ऐसे लोग को भी पास नहीं होते, और अलग रहना, मतलब गंदी हरकतें करते हैं ना, तो इसलिए भी मैं डिस्करेज इंपॉर्टेंस। खैर, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर आया था मैं, तो इस तरह 47 तक हम पढ़ेंगे। फिर 47 के बाद दो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हमने देखना यह है कि भाई, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उसमें एक एक प्रेसिडेंट और एक एक प्राइम मिनिस्टर को हमने पढ़ना है। एक एक साल के 10-10 इवेंट्स, 47 के 10 इवेंट, 57, 48 के 10 इवेंट, 49 के 10 इवेंट, 50 के 10 इवेंट, 1951 के 10 इवेंट, उनके में क्या क्या हुआ, कौन कौन है, किस किस चीज चेंज हुए। फिर इसी तरह 2024 तक आएंगे, तमाम प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर डिस्कस हो जाएंगे, गवर्नर जनरल भी सारे के सारे, मिलिट्री का सेटअप भी, दिल्ली के इवेंट्स भी, इंटरनेशनल इवेंट्स भी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के इवेंट्स भी। फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन आ जाती है, वो पढ़ाऊंगा आपको। उस पर एतराजात क्या थे, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की चारों बीपीसी, उसके बाद 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन की 26 की 26 अमेंडमेंट, और उसके 100+ आर्टिकल्स में आपको वो नहीं बताता हूँ क्लास, कोई नहीं पढ़ाता, किसी को पता ही नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जीके वाले टीचर को पूछ लो, आर्टिकल ही दो चार पूछ लें तो उनको नहीं पता होगा। वही फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल आर्टिकल्स के अलावा उन्हें नहीं पता होता, ना उतना मीमू का पता होता है, ना कुछ पता होता है। तो यार, ये चीजें बड़ी जरूरी होती है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पढ़ना समझना चाहिए। ये हो गया पाकिस्तान अफेयर्स। उसके बाद कश्मीर इशू हो गया, करंट अफेयर्स के अंदर कश्मीर इशू हो गया, पाकिस्तान हो गई, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ब्लैक ग्रीन इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, वाइट इकोनॉमी। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, सर्कुलर डेट। ठीक है जी, उसके बाद बजट डेफिसिट हो गया, से परचेसिंग पावर पैरिटी हो गई, सीपीआई हो गई, है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, और और परच- और मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी बनती कैसे है, होती क्या क्या है। ठीक है जी, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, किस तरीके से, लाइबोर क्या क्या चीज़ है। ठीक है जी, उसके बाद टैक्स नेट हमारा कितना है, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, हम टैक्स नेट को किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्या क्या सिस्टम के अंदर खामियां हैं। ये वो सारा कुछ होगा जो हम डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और
सर्विस सेक्टर की गतिविधियों को, ये हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। लाइक वाइज नोबेल पीस प्राइज के बाद ऑथर्स, बुक्स के ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, उसके बाद रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान के रिलेशंस दूसरे कंट्रीज के साथ, स्पोर्ट्स के इवेंट्स, दुनिया के जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है वो भी सारे के सारे पढ़ाऊंगा आपको। और इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर जो टर्मोइल चल रहा है वो हो गया, यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, इनके जो भी दुनिया के अंदर इस वक्त चल रहा है उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर्स में और भी बड़ा कुछ है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। इस तरह इस्लामियत के ऊपर आ जाते हैं। इस्लामियत में हम क्या पढ़ते होते हैं, इस्लाम तो मैं खत्म कर लगा हूँ 10 मिनट्स। इस्लामियत में हमने तमाम प्रॉफिट्स को पढ़ना है, 26 के 26, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान पाक में मेंशन है वैसे 1,24,000 बिया का नाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसमें खातमुन नबीयीन है। अच्छा, इसके बाद अ, आगे की तरफ आएंगे और आप सब लाइफ पैदाइश से लेकर पर्दा फरमाने तक, ठीक है जी। और वो सारी की सारी हिस्ट्री है, 571 से शुरू करेंगे, 600, 632 से फिर उसके बाद उनकी हिस्ट्री में जो नबी के इवेंट्स हैं उनको डिटेल अलग करेंगे। हिजरी के इवेंट्स की डिटेल हम अलग डिस्कस नहीं करूंगा, उनको महासुल मोमिनीन को डिस्कस करूंगा। तमाम गज़वात, चूंकि टोटल 27 गज़वात आपकी लाइफ में हुए और 12 गज़वात कुरान पाक में मेंशन है, तो उन 12 में से कम 10 डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मे भी हो सकता है 12 डिटेल का मतलब, डिटेल ये नहीं कि जी गज़वा अहज़ाब फिलहाल हिजरी में हुआ, गज़वा खंदक फिलहाल हिजरी, गज़वा फिलहाल हिजरी में नहीं, उनके पीछे रीजन क्या थी, कौन से लड़ाई इन्वॉल्व, कैसे फाइट हुई, कहाँ पे हुई, उनके कितने मारे गए, हमारे कितने शहीद हुए, उसका बाद में इम्पैक्ट क्या था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी उस वॉर की, किस तरीके से लगी, स्ट्रेटेजिक उन्होंने क्या अडॉप्ट की। फिर इस तरह से ये सारा कुछ पढ़ के फिर खुलफाए राशिदीन का जो है टेन्योर, उसमें तमाम खुलफाए राशिदीन चारों के चारों डिस्कस करूंगा, उनकी हिस्ट्री के इवेंट्स, उनके रूलरशिप के तमाम इवेंट्स जो जो भी उनके दौरे हुकूमत में हुए वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अम, पानी पी लूं। हम्म, थैंक यू। और सारी हिस्ट्री को डिस्कस करने के बाद ना खुलफा राशिदीन के बाद हमने पढ़ना है उमैया और अब्बासी डायनेस्टी। उमैया डायनेस्टी किस तरह से रूल कायम हुआ, अब्बासियों का दौर किस तरीके से कायम हुआ। देखिए मेरी क्लास में चूंकि शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, हदीस भी होंगे, भी देवबंदी सारे हैं। तो यार मैं जिस बात को मानता हूँ ना, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जितना पढ़ाऊंगा इस टाइम मैं बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा एज अ टीचर, लेकिन आई एम नॉट अ स्कॉलर। और मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी साहब कराम हैं, हम आज के जो मुसलमान हैं उनकी इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए ना हम रखते हैं कि किसी भी साहबा के खिलाफ कोई भी बात हो, हम किसी भी उनकी शान में गुस्ताखी हो, या मतलब हमारा हमारा तो हम क्या है यार, हमारी तो क्या औकात है, ठीक है नौजुबिल्ला। तो यार ये जो डिफरेंसेस होंगे ये आपके अपने दिल में जरूर होंगे। आई डोंट नो है भी या नहीं, अल्लाह करे ना हो, लेकिन बीइंग मुस्लिम, लेकिन यार हमें हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के साथ बात, हम के बाद में नौज बिल्ला कुछ भी को बात करें जो उनकी शान में लगे कि मतलब हमने, हमारी जरूरत नहीं है भाई, हम कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं है भाई, हम तो खुद गुनहगार लोग हैं, हम तो उनके खाक के बराबर भी नहीं है दोस्तों की। तो ये ये इनकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैया डायनेस्टी, उसके बाद अब्बासी डायनेस्टी है, वो सारी की सारी 1258 तक। उसके बाद कुरान के एमसीक्यूज हो गए, हदीस के एमसीक्यूज हो गए, के बाद आपके फेमस बुक्स हो गई, और उनके और नाम फिका, फिका में जो है वो बेसिकली जो इजमा कियास इस्तेहाद और नमाज रोजा हज ज़कात कलमा, ये जो उनके क्वेश्चन हैं, अकीदा के क्वेश्चन हैं, ये इस्लाम में आते हैं। एवरीडे साइंस के अंदर हमने पढ़नी है चार चार चीजें, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस है तो उसके अंदर यार बायोलॉजी के शुरू ही एनाटॉमी से करना होता है। एनाटॉमी को डिस्कस करके उसके बाद फिर हम जाएंगे, हमारे जो सिस्टम हैं, कार्डियोवास्कुलर है,
स्केलेटल है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है। मतलब जितने भी है ना हमारे सिस्टम्स, उन सबका मैंने डिटेल में डिस्कस हुआ। 10 11 सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। ये मैं आपको एक मैप बताऊंगा। हम मतलब हमने ये नहीं है कि हमारी अगर नर्वस सिस्टम है तो किस तरह काम है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट हमारा किस तरह काम, हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने मुंह के थ्रू खाना खाना है तो अंदर उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस किस तरीके से किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। 5 सेंसेस हैं। हमारा कान है तो वो किस तरह सुनता है आवाज किस तरह बनती है वहां पे। इस तरह हमारा जो नोज है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिर टंग है तो वो क्या चीज है, स्किन है हमारी तो उसको हम पढ़ेंगे। यानी कि जो 5 हिस्से हैं ना, 5 सेंसेस, इनको भी हम डिटेल में इसको देखने के लिए आंखें, आपके मैं आंखों को पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, आंख किस तरह से देखती है, किस तरह यूज होता है, किस तरह से काम करती है। इस तरह वाइटामिन हमारे, फोटोसोल्यूबल फैट सोल्यूबल्स, वो कौन से हैं, विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B9 B7 B9 B12। तरह फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, A, T के वो विटामिन हो गए। उसके अलावा फेमस साइंटिस्ट हो गए, फेमस इक्विपमेंट्स हो गए, फेमस साइंटिस्ट के बाद इक्विपमेंट्स, ठीक है जी, इसके हो गए, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट को पढ़ेंगे। ये तो बायोलॉजी वाला पोर्शन है सिर्फ। उसके बाद इन्वायरमेंटल वाला अलग है, केमिकल वाला अलग है, फिजिकल वाला अलग है। उसमें हम बायो, उसमें हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, उसमें हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट भी पढ़ते हैं, पूरा हमारा सोलर सिस्टम हमारा सारा हम सारा सारा पढ़ते हैं। Environment है तो उसकी तमाम लेयर्स, ठीक है जी, ट्रोपोस्फेयर, मेसोथर्मल, एक्सो, ये सारी फिर अर्थ है तो उसको कोर, मेंटल, क्रस्ट में डिटेल में जाते हैं, कोर में क्या है, मेंटल में क्या है, क्रस्ट में क्या है, ठीक है, सारा कुछ। और केमिकल साइंसेस, केमिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और केमिस्ट्री के बेसिक चीजें हैं, हम वो पढ़ते हैं। दूसरा फिजिक्स है तो उनको हम पढ़ते होते हैं बहुत लेंथ में, ठीक है। एनर्जी की टाइप्स होती हैं, हम वो पढ़ते होते हैं डेली, और वेक्टर स्केलर, बेसिक चीजें भी हमें पढ़ाते होते हैं उसके अंदर। तो ये हमारी एवरीडे साइंस हो गई। इस तरह हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर हमने टेंसेस पढ़ने होते हैं, 12 टेंसेस हैं इंग्लिश में। 12 टेंसेस के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद प्रपोजिशन, वो आप लोग खुद में, मैं भी करवाता होता हूँ लेकिन आप लोग खुद में असाइनमेंट देता होता हूँ, वाइल असाइनमेंट है प्रपोजिशन की, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स में बताता हूँ आपको। उसके बाद सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके प्रपोजिशन हो गए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव हो गए। ये सारा कुछ मैं आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें मेन चीज़ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपसे डिस्कस करता होता हूँ, ठीक है। इस तरह से उर्दू है तो उर्दू के ऑथर्स, उर्दू का तारुफ, उर्दू के फेमस ऑथर, उनकी किताबें, उनकी हिस्ट्री डिटेल, ठीक है। इसी तरह से उर्दू ग्रामर में सर्च फॉर नो। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप ठीक है सर, कहिए सर।
लेकिन सॉरी यार, मेरे सर की कॉल आ गई थी, बॉस की, कमिश्नर साहब की, तो मैं थोड़ा सा ना इसको बस जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे। मैं आपको बता रहा था इंग्लिश के बारे में, उर्दू के बारे में। उर्दू में सर्फ और नहू है, ग्रामर का जो हिस्सा है उर्दू का बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। और इसी तरह से हमने उर्दू के अंदर गलत दुरुस्त जुमले हैं उनको पढ़ना है, मुहावरे हैं, ज़रूर और मसले हैं, कहावतें हैं, किताबें हैं, ऑथर्स हैं, नॉवेल्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मदर मदर जरा जल्दी आके ना दफ्तर खोले, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, एक ड्राफ्ट करना लेटर। अच्छा, उसके बाद रह गया इस्लामिक स्टडीज, ये भी हो गया, उर्दू भी हो गया, मैथ्स। मैथ्स में हमने ये करना होता है कि पॉलिनोमियल बाइनोमियल बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू करवा के पॉलिनोमियल बाइनोमियल इक्वेशंस, उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज, उसके बाद आपकी मोड मीडियन मीन एवरेज, और उसके बाद आपकी जनाब वाला आपकी जो है वो एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स, और स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है जी, और डायरेक्शंस के क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शंस, बस। तो ये आपकी मैथ्स पे, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं, वो भी सारी सारी चीजें बताऊंगा आपको मैं। और कुछ मेरे ख्याल से रह नहीं गया वैसे ना। तो ये सारा कुछ आज ये थी डेमो। और किसी का कोई सवाल हो, ये इंग्लिश के लिए ना वो मैं आपको नोट्स दे दूंगा सिनोनिम के लिए। जी ये सब कुछ 3 महीने में कवर हो जाएगा। जी लाइव ही पढ़ाता होता हूँ, लेकिन कभी कभार जब अवेलेबिलिटी ना हो, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो फिर वो रिकॉर्डिंग हम दे देते होते हैं। ठीक है, तो आई हैव टू लीव नाउ, अभी ऑफिस जाना दोबारा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।